चलिए देखते हैं। आज थोड़ा सा आप लोगों को जल्दी छोड़ूंगा कुछ काम से। हिंदी में हमने जो जो टॉपिक पढ़ लिया है फिर से रिवाइज कर रहा हूँ मैं इसी क्रम में। कौन सा पढ़ा? संज्ञा देखा, सर्वनाम और विशेषण। तीनों का कनेक्शन आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। संज्ञा अर्थात किसी का भी नाम, संज्ञा अर्थात किसी का भी नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। ये क्या हो गया? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को हम लोग क्या मानते हैं? विशेषण कहते हैं। अब कौन कौन से ऐसी चीजें हैं जो किसकी किसकी विशेषता बताएगी, हमने देखा कल। विशेषण ये कितने प्रकार के हो गए? 5 प्रकार के। सर्वनाम कितने प्रकार के? 6 प्रकार के। सॉरी वाला काम नहीं चलता है, फिर क्लिक हो गया तो गड़बड़ है। हाँ, ये 4 हमने इसी के प्रकार को समझा कल पूरा। 4 प्रकार से विशेषण होते हैं और चारों प्रकारों में क्या होता है? अलग अलग इनकी विशेषताएं पाई जाती है, जिसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है? सार्वनामिक विशेषण, जिसको पहचानना आपको थोड़ा सा कठिन लग सकता है। अब ये जो टॉपिक है प्रविशेषण, प्रविशेषण का मतलब होगा हमने बहुत सारे संज्ञा या सर्वनाम में विशेषण लगाया और विशेषण लगा करके उनकी विशेषता बताई। कभी कभी कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो उसकी विशेषता को और गहरा करता है और प्रबल करता है, ऐसे शब्द जो उस विशेषण की विशेषता बताएगी। ठीक है, विशेषण के बहुत सारे अलग से और प्रकार, जैसे क्रिया विशेषण पढ़ेंगे तो क्रिया की विशेषता बताती है, प्रविशेषण पढ़ें तो विशेषण की विशेषता बताती है, नॉर्मल विशेषण पढ़ें तो वो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताती है। तो कई तरीके से विशेषण को समझा जाता है। प्रविशेषण जब भी आएगा, प्रविशेषण में इसके सही से देखिए, प्रविशेषण किसको कहेंगे? प्रविशेषण में विशेषता किसकी बताएगी, यही से समझते जाएंगे। प्रविशेषण में विशेषता बताई जाएगी जो शब्द रहेगा विशेषण, किसकी विशेषता? प्रविशेषण में विशेषण की विशेषता बताएगी, तो ऐसे शब्द को हम प्रविशेषण कहेंगे। कभी कभी आप लोगों को मिलेगा क्रिया के बाद या क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द को हम लोग क्या बोलते हैं? क्रिया विशेषण। तो ये किसकी विशेषता बताएगी? क्रिया की विशेषता बताती है। और अभी हमने एक सिंपल विशेषण पढ़ा है, और विशेषण में किसकी विशेषता है? इसमें किसी भी प्रकार के आगे पीछे कोई वर्ड नहीं लगा हुआ है, तो ये किसकी विशेषता बताएगी? संज्ञा या फिर संज्ञा के बदले आने वाले वर्ड अर्थात सर्वनाम की। तो ऐसे विशेषण लगे हुए कई सारे ऐसे आपके टॉपिक हैं जो आपको ध्यान से समझने पड़ेंगे। हम अभी पढ़ने वाले हैं प्रविशेषण को। सिंपल कॉन्सेप्ट है, जब भी आपको ऐसे शब्द मिले जो क्या हो, खुद में एक विशेषण हो और उसकी और थोड़ा सा गहराई से प्रबलता से उसको और जोड़ दिया जा रहा है ऐसे शब्दों को। जैसे इसको समझिए, वह अस्वस्थ है। अगर हम रेड जो शब्द है उसको हटा दें तो क्या लिखा हुआ है? वह अस्वस्थ है। अस्वस्थ होना एक क्या है? दशा है, अवस्था है। स्वस्थ होना और अस्वस्थ होना, तो उस ये अपने में एक क्या है? विशेषण वर्ड है। ये संज्ञा है क्या? संज्ञा तो अस्वस्थ होना संज्ञा थोड़ी है। अस्वस्थता होता तो वो संज्ञा हो जाता, भाववाचक संज्ञा, बीमार होने का भाव। ठीक है, तो जब अस्वस्थता को और गहरे से बताने का प्रयास कर रहा है, वो अस्वस्थ तो है लेकिन किस तरह से? पूर्णतः अस्वस्थ है, और गहराई से बताया जा रहा है। जैसे यहाँ पे गणेश बहुत सुशील है, तो सुशील में आप लोग ये मत समझिएगा किसी व्यक्ति का नाम है, नाम भी हो सकता है, लेकिन पूरा वाक्य की संरचना से आपको समझ में आ रहा होगा गणेश नाम का कोई व्यक्ति है, वो सुशील है, मतलब अच्छा व्यक्ति है। सुशील का मतलब क्या होगा? सुशील।
जिसमें शीलता शालीनता अच्छे से हो। तो लेकिन उस पर और गहरे ढंग से क्या बात की जा रही है कि वो बहुत सुशील है। वैसे ही हाथी विशाल होता है, लेकिन हाथी विशालता में और ज्यादा जोर दिया जा रहा है तो हाथी काफी विशाल। ये काफी का मतलब कौन सा काफी है, बहुत ज्यादा, है ना, बहुतायत या बड़े हिस्से को दिखा रहा है। वो गरीब है, यह वह गरीब है, तो गरीब होने के लिए इसको क्या चीज और बताया जा रहा है कि वो गरीबी उसका क्या है, वो अत्यंत गरीब है, अत्यंत, अंत्योदय, है ना, जिस लास्ट स्टेज अंत्योदय ही होता है। तो जो ऐसे शब्द, जो शब्द विशेषण शब्दों की ही क्या बताता हो, विशेषता बताता हो, उसको हम लोग प्रविशेषण कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में प्रविशेषण को क्या कहा जाता है? नहीं पता? एडवर्ब किसको बोलते हैं, क्रिया विशेषण को कि प्रविशेषण को? तो कल से अंग्रेजी पढ़ाना शुरू करना पड़ेगा, है? चलिए ठीक है। तो ये सामान्य है, बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, पहचानना पड़ेगा। और पहचानने का सिंपल, ये दोनों सब्जेक्ट में आपके काम आएगा। आपको क्या मिल गया, विशेषण वर्ड मिल गया। विशेषण वर्ड को और ज्यादा जोर दे रहा है। जैसे हमने लिखा है, कुछ लिखा है कि सॉफ्ट, लिख दिया। सॉफ्ट का मतलब हो गया उसकी गुण या दशा कि वो नरम है। अब यहां पर मैंने लिख दिया है वेरी सॉफ्ट। तो यहाँ पे सॉफ्ट होना क्या है, विशेषण है। और इस विशेषण की विशेषता ये है कि वो बहुत नरम है। ठीक, वेरी ऐसा शब्द है जो क्या बताता है, विशेषण की भी विशेषता बताता है। बहुत आया है, बहुत, अत्यंत, वह तेज दौड़ता है, वह तेज दौड़ता है। विशेषण क्या है इसमें, पहले विशेषण पहचानो, तेज। अब मैंने इस तेज को क्या लिख दिया, वो बहुत तेज दौड़ता है। तो ये बहुत शब्द किसमें आएगा, तेज के मामले में उपयोग होगा। तो वह बहुत तेज दौड़ता है, तो बहुत हो गया प्रविशेषण और तेज हो गया विशेषण। ठीक, कभी कभी विशेषण की अवस्थाओं पर भी प्रश्न बन सकते हैं। और विशेषण की तुलनात्मक अवस्था में हम लोग देखेंगे, इस डिग्री बोला जाता है। इंग्लिश में इसको कौन सा टॉपिक बोला जाता है, डिग्री। एक होता है जो मूल शब्द होता है वो, उसके बाद होता है कंपैरेटिव डिग्री, सुने हैं, उसके बाद सुपरलेटिव डिग्री होता है। वैसे ही हमारे यहाँ पर जो मूल अवस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था करके विशेषण की 3 अवस्थाएं बताई गई है। अभी हमने एक शब्द लिखा था तेज, यही लिखा था। तेज एक विशेषण शब्द है, इसको समझिए भी। विशेषण की अवस्था क्या होती है, तेज अपने में कौन सा शब्द हो गया, विशेषण शब्द। जब हम किसी शब्द को उसी अवस्था में प्रयोग करते हैं, विशेषण के रूप में बताते हैं, तो हमारे लिए वो मूल अवस्था कहलाती है। उत्तरावस्था किसको कहते हैं, कोई विशेषण है और जब हम उस विशेषण को किसी दो व्यक्ति, दो वस्तु या दो चीजों में हम तुलना करते हैं, तो क्या होता है, वो कंपैरेटिव डिग्री या फिर उत्तर अवस्था कहलाती है। जैसे तेज अकेले में है, तेज एक शब्द है, वह तेज दौड़ता है। क्या हो गया, अभी क्या लिखे थे हम लोग, वह तेज दौड़ता है, वह तेज दौड़ता तो है, ये सामान्य शब्द हो गया, मूल अवस्था है। अब वैसे ही अगर हम बोल दें, कौन सी अवस्था को लेकर के, उत्तरावस्था। उत्तरावस्था में हमेशा दो में तुलना होगी, तो इसके लिए क्या शब्द आएगा, उससे तेज।
तुलनात्मक रूप से होगा तो अब इसका एग्जाम्पल ये हो सकता है कि प्रेम जो है रतन से तेज दौड़ता है। तो एक विशेषण की अवस्था है जो मूल अवस्था तेज को बताता है, और दूसरी अवस्था होता है से तेज, अर्थात कंपेयर बताता है दो चीजों में, दो अवस्थाओं में। तीसरी जो होती है उत्तम अवस्था, अर्थात ऐसा कोई तेजी, ये एक तेज अवस्था है सामान्य अवस्था, दूसरी अवस्था कंपेयर में दो लोगों के बीच, तीसरा जो अवस्था होता है उत्तम अवस्था, जो दिखाता है कि इससे और तेज कोई नहीं है। इसके लिए हम लोग क्या शब्द उपयोग करते हैं? सबसे तेज। तो एक विशेषण है, विशेषण की तीन अवस्थाएं होती हैं, और यहाँ पे हो जाएगा प्रेम रतन से तेज दौड़ता है, तो तुलना हो गया, और यहाँ हो गया फिर सेवक सबसे तेज दौड़ता है। तो जब भी कोई विशेषण या विशेषता हम बताना चाहें, उनको तीन अवस्थाओं में बताया जा सकता है। इंग्लिश में भी इसको तीन प्रकार की डिग्री बोलते हैं। एक बेसिक बेस जो होता है, मूल वर्ड होता है, रूट जो हम लोग बोलेंगे। उसके बाद जब हम दो लोगों में तुलना करते हैं तो हम उसको कंपेयर करते हैं, उसको कंपेरेटिव डिग्री कहता है। और उसके बाद जो सबसे ज्यादा या सबसे अंतिम अवस्था जिसको कह सकते हैं, इससे तेज और नहीं हो सकता। जैसे आप लोगों को पूछा जाएगा अच्छा, अच्छा होना को क्या बोलते हैं? गुड। अब गुड एक ऐसा प्रकार का है, ये अपने में क्या है? विशेषण है। अब गुड के तीन अवस्थाएं होती हैं। गुड का मतलब अच्छा। अब दो लोगों के बारे में बात किया जाएगा तो वो उससे अच्छा पढ़ता है, ये बोला जाएगा। तो उससे अच्छा के लिए क्या बोला जाएगा? हम गुड का दूसरा डिग्री क्या होता है? नहीं, वेरी गुड लगा देंगे तो हम विशेषण की विशेषता बताने वाले में चले जाएंगे, है ना। हम इस अब प्रविशेषण को खत्म, वो खत्म हो चुका है। हम एक क्या बोल सकते हैं, विशेषण के ही तीन रूपों को, तीन अवस्थाओं को, तीन कंडीशन को समझ रहे हैं विशेषण की। तो आप लोगों ने देखा होगा एक सामान्य शब्द होता है गुड, और दो लोगों के बीच तुलना करना होता है तो हम लोग बोलते हैं बेटर। क्या उपयोग करते हैं? बेटर। और जो सबसे ज्यादा अच्छा होता है उसके लिए क्या बोला जाता है? बेस्ट। मतलब सबसे ज्यादा अच्छा के लिए हमेशा बेस्ट उपयोग किया जाता है। बहुत सारे ऐसे, उसमें हम लोग इंग्लिश में आएंगे ही, बहुत सारे वर्ड हैं जिसको तीनों अलग अलग नामों से उनकी अवस्था के हिसाब से जाना जाता है। बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जिसमें मोर और मोस्ट लगाया जाता है, जैसे ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल और मस्ट ब्यूटीफुल, है ना। इसी को हम लोग देखें इंग्लिश में, आप लोगों ने ई आर और ई एस टी लगा करके डिग्रियां पढ़े होंगे। ये डिग्री पहचानने के बहुत सारे तरीके होते हैं। जब ई आर लगता है तो उत्तरावस्था की बात की जाती है, जब ई एस टी लगता है तो उत्तम अवस्था की। जैसे तेज को क्या बोलते हैं बताइए? क्या बोलेंगे? फास्ट। तेज को क्या बोलते हैं? फास्ट। तो फास्ट अपने में क्या है? एक मूल शब्द है। अब हम इसको तुलना करेंगे तो क्या बोलेंगे? फास्ट लिखेंगे और ई आर लगा दो, फास्टर, ये हो जाएगा। फास्ट लिखो, सुपरलेटिव, उत्तम अवस्था हो जाता है फास्टेस्ट। तो अंग्रेजी में भी आएगा, लेकिन आप लोगों को क्या ध्यान रखना पड़ेगा? तीन अवस्थाओं में विशेषण की ऐसी कौन सी अवस्था है जिसमें दो वस्तु, दो लोगों के बीच तुलना की जाती है? तो अवस्था हो जाएगी तुलनात्मक अवस्था, नहीं, उसका नाम है उत्तरावस्था, है ना। तो बार बार यही मैं बताना चाह रहा हूं कि डेफिनेशन पर ज्यादा जोर दीजिए। कॉन्सेप्ट आपका दिमाग में बैठ गया तो चीजें आपको ऐसे ही समझ में आएंगी। मूल अवस्था में देखिए, जो भी चीजें होती हैं इसमें किसी ना किसी प्रकार से पहला ही वर्ड आता है, विशेषण जो शब्द उपयोग होता है वही उपयोग होता है। ना किसी से तुलना होता है, ना ही किसी का एक अन्य विशेषता आता है। ये केवल और केवल सीधे जो शब्द होते हैं उसी को ही बताया जाता है, वो मूल अवस्था होती है। ठीक है। परिभाषा क्या कहता है? जिस वाक्य में विशेषण अपने मूल रूप में और मूल रूप में ही रहता है, मूल अवस्था में ही रहता है, उसे हम कौन सी अवस्था कहेंगे? मूल अवस्था। और जो शब्द विशेषण का जो शब्द है वही शब्द इसका भी शब्द होगा। और इसमें जैसे लिखा हुआ है फूल के बारे में, कौन से फूल के बारे में? कमल फूल के बारे में। कमल
किस प्रकार का फूल है कमल? उसकी विशेषता क्या है? कमल सुंदर फूल है। महारानी गायत्री देवी खूबसूरत थी। दूध मीठा होता है, दही खट्टा होता है। तो ये जो शब्द हैं ये विशेषण हैं और ये अपने मूल अवस्था में है और अपनी विशेषताओं को बता रहा है। दो चीजों की भी जब तुलना हो जाएगी तो उसे हम क्या कहते हैं? बार बार ध्यान रखें, कोई तुलना नहीं, कोई तुलना नहीं विशेषण में तो ये होता है। उत्तरावस्था में क्या आप लोग को पहचानना होगा? उत्तरावस्था ऐसे ऐसे शब्दों का उपयोग किया जाता है, उसी शब्द को जब हम दो लोगों की भी तुलना करते हैं और दूसरे को अच्छा बताते हैं, दूसरे को विशेषता में उसको ज्यादा आंकते हैं। हमेशा कम की तुलना में दूसरे को ज्यादा आंकना, ठीक? तो वो क्या हो गया? जैसे दो बल्ब जल रहे हैं तो एक बल्ब अच्छा जल रहा है, एक बल्ब उससे अच्छा जल रहा होगा। तो जब तक हम दो चीजें हमारे सामने ना हो तब तक हम तुलना नहीं कर सकते। तो यहाँ देखिए दो विशेष्यों, विशेष्यों का मतलब हमको जिसकी तुलना करनी होगी वो विशेष्य कहलाता है। अर्थात दो चीजें, उसकी विशेषताओं से हम क्या करते हैं? तुलना करते हैं। अब इसमें किसकी किसकी तुलना हो सकती है? प्राणियों की भी हो सकती है, वस्तुओं की भी हो सकती है और लोगों के बीच भी तुलना हो सकती है। सिंपल कॉन्सेप्ट है, जब भी तुलना किया जाएगा उससे, उससे या उनसे, या किसी व्यक्ति का नाम है तो उस व्यक्ति के नाम के बाद क्या लगेगा? से लगता है। तुलना किसी ना किसी से होगा, तो जब से तुलना होगी तो ये होगा। राजेंद्र प्रसाद नेहरू से अधिक प्रतिभावान थे। बात क्या है फिर? यहाँ पे दो लोग हैं, राजेंद्र प्रसाद और पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो राजेंद्र प्रसाद नेहरू जी से अधिक प्रतिभावान थे, तुलना की जा रही है। ऐश्वर्या सुष्मिता से अधिक खूबसूरत है, ये भी तुलना की जा रही है। गंगा नदी यमुना नदी से निर्मल है, ये भी तुलना की जा रही है। भारत पाकिस्तान से अधिक अमीर देश है, ये भी तुलना की जा रही है। तो जब भी हम दो विशेष्यों का, दो शब्दों का तुलना करते हैं तो हमारे लिए वो कौन सा विशेषण कहलाएगा? उत्तरावस्था विशेषण। यह विशेषण की वो उत्तरावस्था। आगे बढ़े। उत्तमावस्था, उत्तमावस्था में कोई भी व्यक्ति, कोई भी वस्तु, कोई भी संज्ञा जिसको हमको सुप्रीम बनाना है, उससे और बेहतर या उससे और बड़ा, उससे और कोई नहीं है, वो सबसे ज्यादा सुप्रीम। इसे सुप्रीम शब्द उपयोग किया। सुप्रीम मतलब सबसे ज्यादा। सुप्रीम कोर्ट, कोर्टों में सबसे बड़ा है ना, सुप्रीम बोला जाता है ना, सबसे बड़ा, उससे बड़ा और कोई नहीं है। तो यहाँ पर सबसे अधिक श्रेष्ठ बताया जाएगा, उससे श्रेष्ठ और कोई नहीं हो सकता। ये उसकी अंतिम अवस्था है या फिर उत्तम अवस्था कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल है, यहाँ पर राम के बारे में कहा गया है कि राम जो है अपने चारों भाइयों में सबसे महान था। उन चारों में सबसे महान कौन? राम था। यहाँ पर लिखा हुआ है हमारे विद्यालय में सौम्या सबसे अच्छा विद्यार्थी है, सबसे अच्छी विद्यार्थी है। तो यहाँ पर क्या शब्द आएगा? हाँ, सभी में सबसे, सबसे, सबसे। तो जब सबसे शब्द आता है इसका तात्पर्य ये होता है कि उससे ज्यादा, उससे बड़ा, उससे महान कोई नहीं है। तो ये उसकी अवस्थाएं हैं। कितनी अवस्थाएं हैं विशेषण की? तीन अवस्था। नाम कौन कौन से? मूल अवस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। तीनों अवस्थाओं को बेसिक ढंग से जान लेंगे। अब जो आज का टॉपिक है उस पे आते हैं। आज का आपकी बीच में टॉपिक उपलब्ध है वो है वर्ब, क्रिया। विशेषण अब हम क्या बोल सकते हैं? वहीं पे समाप्त हो गया। अब विशेषण को जब भी अब पढ़ें तो उस किस रूप में पढ़ेंगे? क्रिया किसको कहते हैं इस पर आप लोगों ध्यान दीजिए। क्रिया को आप लोगों को अच्छे से पढ़ना होगा और क्रिया के प्रकारों को भी आपको समझना होगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है डेफिनेशन, क्रिया की परिभाषा। क्रिया अर्थात होता है काम। क्रिया का अर्थात क्या होता है? कार्य होता है, काम होता है। तो वो जो भी कार्य जो इंसान करता है वो सभी क्या कहलाता है? क्रिया कहलाता है, काम कहलाता है। आप लोग क्या कर रहे हो अभी? अभी बहुत सारी क्रियाएं कर रहे हैं, है ना?
बहुत सारे, कोई भी काम, छोटा सा छोटा, बड़ा सा बड़ा काम हमारे लिए क्या कहलाता है? क्रिया कहलाता है। और हिंदी में व्याकरण में उनको हम लोगों ने एक अलग से नाम दिया है, क्योंकि संस्कृत से आया हुआ जो व्याकरण का हिस्सा है, इस कारण से आपको संस्कृत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा पढ़ना पड़ता है, धातु। आप लोगों ने संस्कृत 10वीं तक तो पढ़ाई होगा। संस्कृत में 10वीं तक पढ़ते पढ़ते क्रिया धातु, क्रिया धातु कहा जाता था, उसको आप पढ़ते थे समय के हिसाब से, है ना? आप लोगों को याद भी होगा क्रिया को कैसे पढ़ते थे? समय के हिसाब से। और कारक विभक्ति पढ़ते थे वचन के हिसाब से। इस ये भी वचन और काल के हिसाब से पढ़ा जाता है। जैसे पठ है तो पठामी, पठावा, पठामा, पठसी, पठता, पठत, ये पढ़ते थे ना, याद करते थे। वो याद तो कर लेते थे, वो है क्या? वो है कोई भी कार्य को करना का संस्कृत शब्द होता है। उसमें अगर क्या होता है, हमने जो भी धातु रूप संस्कृत से लिया है, उस धातु रूप को अधूरा माना जाता है। आप दैनिक जीवन में जितना भी काम, अभी बैठे बैठे क्या कर रहे हैं आप लोग? बैठे हैं, वो भी एक काम है ना? बैठना भी काम है। आप बोर्ड को देख रहे हो, देखना भी काम है। सांस ले रहे हो, वो भी काम है ना? बोल रहे हैं, वो भी कार्य है। लिख रहे हो, वो भी काम है। सभी चीजें क्या कहलाती हैं? कोई ना कोई क्रिया है, वो क्रिया कहलाती है, कार्य कहलाता है। तो दुनिया में जितने भी कार्य होते हैं, क्रिया होते हैं, वो किसको दिखाता है? क्रिया, किसी ना किसी चीज का होना, है ना? दुनिया में किसी ना किसी चीज का होना ये दिखाता है। लेकिन ग्रामर में, व्याकरण में किसी चीज को होने का बोध होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। अब क्रिया जैसे क्या क्या क्रिया होती है? पढ़ना एक क्रिया है, लिखना क्रिया है, गिरना, बोलना, कहना, दौड़ना, भागना, उठना, बैठना, खाना, पीना, सभी क्या है? क्रिया है। तो क्रिया एक ऐसा शब्द होता है। फिर यहाँ पे ग्रामर के हिसाब से देखिए, आप लोगों को ने विकारी अविकारी समझने का प्रयास किया था। विकारी का मतलब होगा कि जब ऐसा कोई शब्द आता है जो अपने में क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। जैसे संज्ञा लगती थी, तो संज्ञा के हिसाब से संज्ञा बदला, तो उसके सेंटेंस बदल गए। तो यहाँ भी ये माना जाता है कि क्रिया भी एक प्रकार का क्या है? विकारी शब्द है। जैसे जाता है, तो जात, अगर महिला जाता है तो उसको जाति बोलेंगे, वह जाति है। पुरुष जाता है तो जाता है बोलते हैं, ठीक? तो क्योंकि ये किसी लिंग का, एक वचन, द्विवचन का और पुरुष के अनुसार, प्रथम पुरुष, द्वितीय पुरुष या मध्यम पुरुष या अन्य पुरुष के हिसाब से क्या बनता जाता है? अपने आप में चेंजेस करता है। जैसे अगर पुरुष बोलता है तो क्या बोलेगा उस क्रिया के लिए? वह खाना खाता है। तो खाना एक क्या है? क्रिया है। पुरुष है तो ये क्रिया बदल जाएगी, अर्थात विकार हो जाएगा, तो विकारी शब्द है। अगर उसी बात को, भोजन करने वाली उसी बात को, उसी क्रिया को अगर महिला बोलती है, तो उस क्रिया में ही बदलाव आ जाएगा। महिला के हिसाब से, संज्ञा के हिसाब से क्रिया में भी बदलाव आ जाता है। तो ये किस प्रकार का शब्द हो गया? विकारी शब्द हो गया। अगर दो लोग बता रहे हैं कि हम लोग कुछ खा रहे हैं, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? हम लोग खाते हैं रोज खाना। ये तो बात क्या है? क्रिया को एक ध्यान से समझिएगा। क्रिया एक ऐसा शब्द होता, अभी शब्द ही पढ़ रहे हैं ना, शब्द मतलब कोई ऐसा शब्द लग जाए जिसको बताना हो। तो क्रिया एक ऐसा शब्द है जो किसी न किसी कार्य के होने की दशा को बताता है। कार्य की होने को, दशा को बताता है, वो क्रिया कहलाता है। तो बनता कैसे है? क्रिया को बनाने के लिए सामान्यतः, सामान्यतः है मतलब हर बार ऐसा नहीं है, कभी कभी क्रिया को अन्य चीजों से भी बनाया जाता है। क्रिया को धातु से बनाया जाता है। और ये आपके लिए एक इम्पोर्टेंट प्रश्न है। कैसे प्रश्न है? कोई भी कार्य जो होता है, जब तक उसमें ना लगे, क्या ना लगे? ना लगे, तब तक काम नहीं होता है। चल लिखा हुआ है, चल एक क्रिया नहीं है। चल एक ऐसा शब्द है जिसमें अगर एक प्रत्यय जोड़ दे ना, तभी तो वो काम होगा चलना, चलने का। पढ़ लिखा हुआ है, पढ़ एक मूल शब्द है जिसको हम लोग धातु कहते हैं। अगर उस धातु में क्या लग जाए? कौन सा प्रत्यय लग जाए? ना प्रत्यय लग जाता है, तो वो बजाता है क्रिया। ये जो मैं लिख रहा हूं, इसको कॉपी में उस पेज के ऊपर, मार्जिन के ऊपर लिख लीजिए। क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है? तो क्रिया का मूल रूप को हम लोग बोलते हैं धातु। क्या बोलते हैं? क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। ये इतना इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो आप लोगों को छोड़ना नहीं है, यहीं से शुरुआत होती है। जैसे
आप लोगों को ये भी ध्यान रखना पड़ेगा, क्रिया शब्द बनाने के लिए किस प्रत्यय का उपयोग किया जाता है? ना प्रत्यय का उपयोग किया जाता है। जैसे चल एक कार्य है अर्थात धातु रूप है, शब्द का धातु है, उसमें हम लोग क्या लगाते हैं? ना लगा देते हैं, तो वो क्या बन जाता है? चलना। जब तक चलना नहीं होगा कोई ना कोई क्रिया नहीं होगा। आपको कोई बोला है चल, तो आप चल देंगे क्या? बोलने से ही। चल एक ऐसा है जिसपे आप लोगों ने सुना उस शब्द को, कोई क्रिया नहीं किया, लेकिन आपने उसमें क्या लगा दिया? ना। तो वो जो है मूवमेंट या गत्यात्मक रूप वो धारण कर लेगा और वो क्रिया को दर्शाएगा, कार्य को दर्शाएगा। इसी कारण से जब भी ना प्रत्यय लगेगा हम लोग ये मान सकते हैं कि वो क्रिया हो रही है या वो असली क्रिया शब्द है। मार एक धातु है, जब तक हम मार में ना नहीं लगाएंगे तब तक वो क्या नहीं बनेगा? मारना नहीं बनेगा, और मारना एक क्रिया है। दौड़ना, आप लोग ऐसे शब्द बता दीजिए जिसमें ना नहीं लगते हो और वो क्रिया हो रही हो या क्रिया वो शब्द है। बहुत कम ऐसे हैं, क्योंकि सामान्यतः ना शब्द लगता है और वो धातु से ही बना होता है। तो कितने सारे कार्य हैं आप लोग काउंट करें कि क्रिया में आते हैं। सोकर उठना, उठ एक धातु है, उसमें ना लगेगा तो उठना। चलना, आना, जाना, सभी वर्ब हैं, सभी क्रिया है। जितना बेहतर हिंदी का वर्ब क्रिया पढ़े रहेंगे उतना बेहतर आपका अंग्रेजी का वर्ब होगा, क्योंकि अंग्रेजी में सबसे ज्यादा जो टॉपिक पढ़ाया जाता है क्रिया को ही पढ़ाया जाता है ना। दो ही चीजें ग्रामर की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्रिया और काल। पूरा ग्रामर की क्या है? वो नींव है, क्रिया और काल। क्योंकि क्रिया के स्वरूप बदलते हैं। क्रिया जैसे अभी देखे थे ना अवस्थाएं, वो विशेषण की अवस्थाएं थी, ठीक है। कौन सा? गुड, बेटर, बेस्ट विशेषण की अवस्थाएं थी। अब ये क्रिया की भी अवस्थाएं होती है। जैसे आना एक है, वो काल के हिसाब से हो जाता है, आना का आया, आएगा, ऐसा होता है ना। तो क्रिया में ही बदलाव होते हैं, किसके हिसाब से? समय के हिसाब से। जो भी बदलाव होगा, समय एक आधार है और बदलता कौन है? कार्य ही, क्रिया ही बदलता है। आना एक मूल शब्द हो गया, और आया नहीं है तो आएगा होगा। तो हमने उस काल के हिसाब से, भविष्य के हिसाब से हमने बदला किसको? क्रिया को ही बदला है, अन्य शब्दों को नहीं बदला है। तो क्रिया जितना बेहतर ढंग से आप हिंदी में समझे या इंग्लिश में समझे, उतने अच्छे से आप किसी भी ग्रामर को पहचान पाओगे वो किस काल का है। क्रिया से ही काल की पहचान होगी। तो पहला चीज ये क्लियर हो चुका है कि कैसे कैसे हमने क्या किया है, किसी भी मूल धातु में या धातु रूप में क्या प्रत्यय लगाया है? ना प्रत्यय लगा करके हमने क्या बनाया है? एक क्रिया शब्द बनाया है। कभी कभी क्रिया को बनाने के लिए दो तीन तरीके और होते हैं, उसके प्रकारों में भी आएगा। जैसे कभी कभी संज्ञा शब्द से और विशेषण से भी हम लोग क्रिया बनाते हैं। जैसे काम एक क्या है? संज्ञा शब्द है, वो धातु रूप नहीं है। चलना, चल, उठ, आ, जा, ये धातु रूप है। काम एक शब्द है, काम एक क्रिया है नहीं है, काम एक संज्ञा है। जब संज्ञा में हम लोग आना प्रत्यय लगाते हैं तो एक प्रकार का क्या होता है? कौन सा शब्द बनता है? क्रिया बनता है, और क्रिया का है कमाना। कमाना भी काम है ना। कोई भी काम मिल जाता है। ये चमक, चमक में आना लगा दो तो क्या हो गया? चमकाना। क्योंकि चमक क्या है? एक विशेषण शब्द है, और विशेषण शब्द में आना प्रत्यय लग करके चमकाना या चमकना, चमकने का काम हो रहा है, तो ये भी है। जहां पर भी आपको लगे कि कोई ना कोई काम हो रहा है तो आप उसको क्रिया में लेंगे। तो धातु अभी देखें, धातु है क्या? धातु एक प्रकार का कहां से लिया गया शब्द है? संस्कृत से। आप लोगों को काल के हिसाब से, वचन के हिसाब से तो मालूम ही होगा, है ना। सी था, मी, वा, मा, सीता, अंति, ऐसा पढ़ा जाता था। और उसमें एक धातु लगा दो, पठ, है ना। आप लोग लट लकार, लिट लकार सुने हैं? सुने बस होंगे या भूल भी गए होंगे, है ना। तो जब आप लोगों का मन करे संस्कृत पढ़ने होगा तो आप लोग पढ़ेंगे अपने हिसाब से, है ना। उम्मीद कर रही थे कि यहाँ पे संस्कृत क्लास, जो लोग सी टेट में संस्कृत लेते हैं उनको सबसे पहले ये जाना जरूरी है कि काल और क्रिया को पहचानना।
है ना। वो आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा कार्य इसलिए करता है क्योंकि उनकी जो भाषा शैली है हिंदी से मिलती जुलती है। तो अगर काल और क्रिया पहचान लिए और उसके कुछ टर्म्स हैं, जैसे आधा सा और यह लगता है सिया, उसका मतलब क्या होता है, उसका अर्थ होता है का, है ना। रामस्य लिखा हुआ है तो राम का। ऐसे आप लोगों को कुछ टिप्स पता चल गया तो आप संस्कृत से, अंग्रेजी बिल्कुल नहीं आता उन लोगों के लिए, संस्कृत से सी टेट निकाल करके अच्छा स्कोर कर सकते हो। जैसे किसी ऊपर बिंदी लगा रहता है, उसका मतलब क्या होता है, रामम लिखा हुआ है तो उसका मतलब राम ने होता है। ऐसे कुछ चीज जानिए, अनुवाद करिए टूटी फूटी भाषा में एग्जाम में भाई, है ना, बिल्कुल अंग्रेजी समझ नहीं आता है तो काला अक्षर किसके बराबर होता है, उससे अच्छा है कि वही काला अक्षर को आप पढ़ करके उपयोग कर सकते हैं। आप लोगों को तो क्लियर हो गया है, बाकी लोगों को ये धातु किससे लिया गया है, लेकिन उतना आसान भी नहीं है ना संस्कृत, जो छूट गया होगा उनके लिए। संस्कृत शब्द है, इसका अर्थ होता है क्रिया। क्योंकि धातु से ही हम लोग क्या बनाते हैं, एक क्रिया का पद बनाते हैं, और क्रिया पद का मतलब होता है क्रिया से बना हुआ शब्द। पद का मतलब शब्द। जब ये बन जाता है तो कोई ना कोई कार्य होने का भाव दिखाता है। अर्थात हंस लिखा हुआ है तो ना लगा देंगे तो क्या हो गया, हंसना। हंस एक धातु रूप है। रह, रह में रहना, तो रहना मतलब क्या दिखा रहा है, घर में रहना, बाहर रहना, यहाँ रहना, वहां रहना। खेल से खेलना, आ से आना, पढ़ से पढ़ना, उठना, देखना, कहना, बोलना, ये सभी कोई ना कोई क्या है, कार्य है। तो क्रिया का मूल रूप क्या है, धातु। क्रिया किससे बनती है ये भी आता है, तो क्या बनाएंगे आप लोग, क्रिया किससे बनती है, धातु से बनती है। धातु कहाँ से लिया गया है, संस्कृत का एक शब्द है। क्रिया को कई आधारों पर बांटा जाता है, इसको भी ध्यान रखेंगे। क्रिया को हम लोग 3 आधार पर यहाँ पे बांट के देख लेंगे। पहला जो आधार है उसके कर्मणता या कर्म के आधार पर बांटा गया है। तो कर्म के आधार पर हमने 2 प्रकार की क्रिया देखा है, एक होता है सकर्मक क्रिया और एक होता है अकर्मक क्रिया। कभी कभी जो शब्द बना है उसके संरचना स्ट्रक्चर के हिसाब से भी बांटा जाता है। वो कितने प्रकार से हैं, 6 प्रकार से। और ये आप लोगों को हल्के में नहीं लेना है, ये प्रश्न है, ये वाला चुका है। जो बीच का जो है ना, संरचना के आधार पर क्रिया के कितने भेद हैं। अब आप क्रिया पर के चले गए, पठ धातु, ए धातु, उसके बाद आपको पता ही नहीं, प्रश्न आ गया है। व्यापम जो पूछता है उसके आधार पर आप लोगों को थोड़ा समय डीपली बता रहा हूं, नहीं तो आपको हिंदी ज्यादा दिन का टॉपिक नहीं होता है। लेकिन आप लोगों को जितना समझ में आ रहा है उतना कोशिश कर लीजिए, अभी समय है आपके पास। सकर्मक और अकर्मक। दूसरा होता है स्ट्रक्चर या उसके शब्द संरचना के आधार पर क्या क्या होता है, शब्द ही आपको क्या करेंगे, क्रिया को दर्शाते हैं। उसमें होता है प्रेरणार्थक क्रिया होता है, नाम धातु क्रिया होता है, संयुक्त क्रिया होता है, सहायक क्रिया होता है, पूर्वकालिक क्रिया होता है या मेन वर्ब। ठीक, 6 प्रकार के क्रिया किसके आधार पर, संरचना के आधार पर। कर्म के आधार पर सकर्मक और अकर्मक। कारक विभक्ति में आपने प्रथम कर्ता ने द्वितीय कर्म को ये पढ़ा है, तो वही कर्म है जो को लगाता है। उसके बाद उसकी मीनिंग के आधार पर या अर्थ के आधार पर 2 प्रकार से होते हैं, एक होता है पूर्ण और एक होता है अपूर्ण। जो क्रिया कंप्लीट हो चुकी होती है उसके लिए पूर्ण, और जो क्रिया हो रही होती है उसके लिए अपूर्ण। तो ये होने चाहिए कॉपी में, छोटा कर देता हूं, बाकी ना लिखे तो चलेगा, लेकिन नोट्स आपके कॉपी में होने चाहिए, क्योंकि समय दे रहा हूं आप लोगों को कुछ कुछ पढ़ने लिखने का। ये आया है ना, सीजी व्यापम में आया है, संरचना के आधार पर क्रिया के। क्रिया कितने प्रकार के होते हैं डायरेक्ट नहीं आया है, उसके जो आधारशिला है उसको आधार मान करके पूछा जा रहा है। हो गया, सकर्मक क्रिया। हम्म, यही तो है संरचना।
तीन। पढ़ाई छूट रहा है। हाँ, संरचना के आधार पर 6, और लिखे थे क्या पहले? अर्थ के आधार पर तो 2 लिखे हैं क्या अभी? कर्म के आधार पर सकर्मक और अकर्मक। चलिए, ये आपको बहुत सारे ऐसे सेंटेंस मिलेंगे जिसमें आप लोगों को क्या करना होगा, छांटना होगा। सकर्मक का मतलब होता है, आपने कारक विभक्ति में कर्म पढ़ा है, और जब भी कर्म के साथ आप किसी वाक्य को बोलते हैं और उसमें वो क्रिया हो रही है और उसमें कर्म भी शामिल है। अब कैसे कर्म भी शामिल है? आप लोग दैनिक जीवन में बहुत सारे काम करते हो, ठीक? काम करते समय आप क्या काम करते हो, ये भी आपको अगर बोल दिया जाए तो वो काम कैसा हो गया? कर्म के साथ, ठीक? जैसे ये पानी है, इस पानी को क्या किया जाता है? अब मैं एक सेंटेंस बोल दूं, मैं पीता हूं और मैं खाता हूं। सकर्मक क्रिया में आपको पहला क्या पहचानना है? क्रिया पहचानना है। पीना और खाना एक क्या है? क्रिया ही है। जब आपको पीना और खाने के बीच कोई ऑब्जेक्ट मिल जाए, कर्म मिल जाए कि हम किसी न किसी चीज को क्या कर सकते हैं, खा सकते हैं, और किसी न किसी चीज को हम लोग पी सकते हैं, तो जब हम किसी न किसी चीज वाले चीजों को आप क्या कर सकते हैं, कल्पना कर सकते हो कि मैं यहाँ पर क्या क्या हो सकता है, पानी पीता हूँ, उसके बाद हो गया जूस पीता हूँ, तो कोई ना कोई क्या हो सकता है, कर्म है ये, जिसको आप लोगों को क्रिया करनी है, ये इसी कर्म को करना है, यही बोला जाएगा ना। आप यहाँ कर्म का मतलब है, एक वाक्य में आता है पद परिचय, ठीक? पद परिचय आपको बताया हूं नहीं, पद परिचय पहले समझिए फिर कर्म समझिएगा। वह खाना खाता है, पदों का परिचय है। कितने पद हैं बताइए? 4 पद हैं, 1 2 3 4। 4 पद में पदों का परिचय, वह क्या कहलाता है? ये सर्वनाम है, यही तो पद परिचय होता है, ये जो शब्द है सर्वनाम कहलाता है। इसका परिचय है कर्म, इसका परिचय है ये कि क्रिया, और ये है सहायक क्रिया। क्रिया जो हो रही है उसको बताता है कि ये किस समय की क्रिया है ना, हेल्प कर रहा है क्रिया को समझाने के लिए। तो खाने का काम, जैसे खाना ना लिख करके मैं लिख देता हूं यहाँ पर, तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये अच्छा है आपके लिए, वह आम खाता है, ठीक? अब वह का मतलब हो गया सर्वनाम, या यहाँ पर लिख सकता था मैं किसी का भी नाम, तो ये हो गया संज्ञा शब्द। पद परिचय में यही होता है। इनका काम क्या है, कार्य क्या है, क्रिया क्या है? खाने का। लेकिन किसको? तो जब भी आपको ऐसा सेंटेंस मिले, उसको आप पढ़ते हैं तो आपको ये महसूस होता है कि आप कोई ना कोई ऐसे ऑब्जेक्ट को क्या कर सकते हो, उस क्रिया में शामिल करते हो। तो वो जो जिस चीज को शामिल कर रहे हो हमेशा क्या होता है, कर्म ही होता है, कर्म शब्द होता है। जैसे वह जाता है, मैं बोल दिया, केवल मैंने बोल दिया वह जाता है, वह जाता है अगर मैंने कहा तो जाना एक क्रिया है, लेकिन वो कहीं ना कहीं जाता होगा, उसका उत्तर मिल सकता है क्या? निश्चित रूप से मिल सकता है। तो यही थोड़ा सा विस्तृत सोचना है। मैंने लिखा है क्या, वह जाता है लिखा हूं, वह कहाँ जाता है थोड़ी पूछना आप लोगों को, है? ऐसे शब्द, जाना एक क्रिया हो गया। इस क्रिया में आप अपने आप से प्रश्न पूछो, अगर कर्म ना हो तो, ये तो कर्म हो गया, तो कर्म मिल गया, तो सकर्मक वाक्य है ये, है ना? ये क्रिया जो है सकर्मक क्रिया है, कर्म के साथ है। कभी कभी आपको कर्म ना दे करके कर्म रहित
क्रिया भी दे दे, तो आपको खुद से प्रश्न पूछना है, क्या, कहां, किसे, किसको, ऐसे प्रश्न उठते हैं और उसका उत्तर ये आसानी से दे सकता हो। ठीक, जैसे वह जाता है, हमने पूछ दिया वह जाता है, तो क्या पूछा, कहाँ जाता है, हमने पूछ दिया, तो ये उत्तर दे सकता है कि वो क्या बोल सकता है, वह स्कूल जाता है, उत्तर मिल गया। तो बाजार जाता है, घर जाता है, तो घर, बाजार, स्कूल हमारे लिए क्या है, कर्म है। कर्म ऑब्जेक्ट अर्थात लक्ष्य, जिसको वो प्राप्त करेगा, वहां उसका टारगेट है। मैं बताना ये चाह रहा हूं, जब भी कोई क्रिया ऐसी होती है जिसके सामने आप किसी ना किसी कर्म को देखते हो, है ना, और कर्म का मतलब होता है उसका टारगेट लक्ष्य, जो उसको वो क्रिया करते हुए उसको अचीव करेगा, प्राप्त करेगा, वो उसका कर्म है। कर्म शब्द है। आप कर्म मतलब क्रिया मत जोड़िएगा कभी, कर्म, काम, क्रिया ऐसा नहीं, तो क्रिया कर्म हो जाएगा। क्रिया का कर्म नहीं करना है, क्रिया मतलब ये वर्ब होगा और इसको हमेशा बोलेंगे ऑब्जेक्ट, दोनों को अलग अलग रखना है। अब देखिए एक एग्जाम्पल जो आया होगा, यहां पर एक लिखा हुआ है, मैंने आम खाया। यहां पर लिखा हुआ है खाना एक क्या है, क्रिया है, खाने का काम हो रहा है, क्रिया है, लेकिन किसको, वो क्रिया किसके लिए की जा रही है, खाने की, किसको खाया जा रहा है, आम को। तो जब आपको ऐसा शब्द मिल गया, आम शब्द मिल गया, तो वो हमारे लिए क्या हो गया, शिक्षक ने, छात्र ने समझाया इन वाक्यों में आम, और ऊपर जो शब्द होगा वो कहीं एग्जाम्पल होगा, उसमें शिक्षक ने छात्र को समझाया। यहां पर आपने देखा शिक्षक ने किसको समझाया, यहाँ पे छात्र को। तो छात्र समझाना एक क्या है, क्रिया है, किसको समझाया जा रहा है। तो जब भी ऐसा होगा आपके मन में एक प्रश्न आना चाहिए, किसको और कहां, किसको और कहां, उसका उत्तर मिल गया, उसमें मौजूद है, तो वो सकर्मक क्रिया है। उत्तर नहीं मिला लेकिन उत्तर मिल सकता है, तब भी वो सकर्मक क्रिया है। किसको और कहां, देखिए नीचे लाइन भी लिखा हुआ है, यदि कर्म को हटा दिया जाए, कभी कभी छात्र हटा दिया जाएगा या आम हटा दिया जाएगा, तो यह स्पष्ट नहीं होगा कि मैंने क्या खाया अथवा शिक्षक ने किसको पढ़ाया। तो यहाँ पे क्रिया कर्म का क्या है, अभाव है, और कर्म के अभाव में भी आपको ये कंडीशन आएगा, फिर सेकेंड, कभी कभी कर्म नहीं होगा लेकिन बातें होंगी, वह गाती है, तो आप प्रश्न करिए वह क्या गाती है या किसको गाती है, वो तो हो सकता है ना, तो कोई ना कोई गाना ही होगा जिसको गाती होगी, तो वह गाना गाती है, उत्तर मिल गया प्रश्न का। तो ये जो सेंटेंस है वह गाती है में, ये कौन सा क्रिया वाला वाक्य है, सकर्मक क्रिया वाला वाक्य है। वह पढ़ती है, पढ़ना किसी ना किसी चीज को तो पढ़ती होगी, क्या ऐसा कोई शब्द है जो दिखता नहीं है उसको पढ़ सकती है, ऐसा तो है नहीं। पुस्तक हो सकता है, कॉपी हो सकता है, टीवी में चल रहा होगा कोई स्क्रिप्ट, वो हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो वो पढ़ती है, तो क्या पढ़ती है, पुस्तक पढ़ती है, कॉपी पढ़ती है। ठीक, दो प्रकार से इसको समझा जाता है। सकर्मक क्रिया के कितने भेद हैं, दो भेद हैं, एक तो होता है एक कर्म वाला, दूसरा होता है दो कर्म वाला। एक कर्मक क्रिया सकर्मक में और द्विकर्मक क्रिया भी सकर्मक में। जब एक क्रिया हो अर्थात एक कर्म हो, एक कर्मक में एक कर्म होता है, तो हम उसको एक कर्मक बोलेंगे, और ऐसे में दो कर्म होते हैं उसको द्विकर्मक, जो उसका नाम है वो उसका काम है। एग्जाम्पल देखिए, राधा चावल खाती है, एक सिंपल लाइन था जो हमने पहले भी समझा। यहाँ पर आपको पद परिचय बोला जाए तो राधा क्या है, पद में संज्ञा, राधा क्या है, संज्ञा शब्द है, चावल क्या है, कर्म है, उसी को खाया जाएगा, है ना। और ये एक क्रिया है खाने की, और ये सहायक क्रिया है। तो खाना एक क्या हो चुका है, क्रिया है, और एक ही कर्म है, और वो कौन सा है, चावल है। जब हम दूसरे संदर्भ में बात करते हैं तो यहाँ पर दो कर्म होता है, और दो कर्म भी क्या कहलाता है, सकर्मक में आता है। कुछ सकर्मक क्रियाओं में दो दो कर्म होते हैं, इसको समझिए। शिक्षक ने
छात्र से प्रश्न पूछा। दो कर्म है, अगर हम एक एक कर्म को भी हटा दें तो वाक्य बनेगा। प्रश्न भी एक कर्म है, छात्र भी कर्म है, पूछना क्या है? क्रिया है, पूछना क्रिया है। अगर हमने ये इसको हटा दिया, शिक्षक ने छात्र से पूछा, बन गया। शिक्षक ने प्रश्न पूछा, ये भी बन गया। तो अब जब आप ओ लगाते हैं क्या पूछा, तो दोनों में आ सकता है। शिक्षक ने छात्र से पूछा, क्या पूछा? प्रश्न पूछा। शिक्षक ने प्रश्न पूछा, किससे पूछा? छात्र से पूछा। तो दो कर्म आ रहे हैं। तो दो कर्म आने वाले हम लोग को द्विकर्मक कहा जाता है। माँ बच्चे को दूध पिलाती है, तो यहाँ पर दो कर्म है। पहला कर्म हो गया बच्चा, दूसरा कर्म हो गया दूध पिलाना। वैसे ही अपूर्ण सकर्मक, ध्यान से समझिएगा, अब डीप हो जाता है ऐसे में। सकर्म है अपूर्ण, हम अपूर्ण क्रिया नहीं पढ़ रहे हैं अभी, सकर्मक का ही है। उसको ऐसे समझिए, मैं अभी एक चार्ट बनाता हूं। क्रिया के प्रकारों में पढ़ रहे हैं। पहला प्रकार हो गया कर्म के आधार पर, है ना? कर्म के आधार पर पढ़ रहे हैं। उसके बाद दूसरा है संरचना के आधार पर है। तो कर्म के आधार पर कितने भाग हैं? दो भाग हैं, सकर्मक, अकर्मक। सकर्मक के भी हमने प्रकार पढ़ा है, एक कर्म वाले और दो कर्म वाले। ये किसके आधार पर है? एक दो के आधार पर है। अब सकर्मक का तीसरा जो है अपूर्ण सकर्मक, तो इसका हिस्सा है। क्रिया के प्रकार में भी आता है। तीसरा जो होता है अर्थ के आधार पर होता है ना, वो अर्थ के आधार पर वो जाएगा पूर्ण और अपूर्ण। क्या लिखे ना? तो इसको पढ़ते हैं क्या? ये इसका ही हिस्सा है सकर्मक का। दो भेद हैं, एक कर्मक के हिसाब से और दो कर्मक के हिसाब से। ये पूर्ण सकर्मक को हम पहचानने का तरीका देख रहे हैं। जब भी हम लोग पूर्ण और अपूर्ण की बात करेंगे तो पूर्ण सकर्मक और अपूर्ण सकर्मक, अधिकतर यहां तक तो प्रश्न बना नहीं है, लेकिन आपको ध्यान में रखना होगा अपूर्ण किसको कहते हैं। डेफिनेशन पढ़ें। जब हम कोई सेंटेंस बोल रहे हैं और सेंटेंस जब बोलते हैं तो उस क्रिया का, सकर्मक क्रिया का पूरा पूरा अर्थ प्रकट करने के लिए वाक्य में, पूरे वाक्य में कर्म के साथ अन्य संज्ञा हो सकता है या अन्य विशेषण का पूर्ति के रूप में प्रयोग किया जाता है। अभी एक उदाहरण लिखा हुआ है, एक उदाहरण आपके लिए प्रसिद्ध है। ये क्या उदाहरण है? समझ में आ रहा है कि अपूर्ण सकर्मक में यहां लिखा हुआ है प्रधानमंत्री ने, तो ये हमारे लिए क्या हो गया? संज्ञा। आप लोगों को यही पता हो ना, जो कर्ता होता है उसमें हमेशा ने उपयोग होता है, प्रथम कर्ता ने। तो यहाँ पे प्रथम जो है संज्ञा शब्द है प्रधानमंत्री, तो कर्ता है ये, तो कर्ता के लिए हमेशा क्या लगेगा? ने। ये कारक विभक्ति। अमित शाह को, कर्म को, तो अमित शाह क्या हो गया? कर्म। उसके बाद हम अगर इसको छोड़ देते तो लिखा हुआ था प्रधानमंत्री ने अमित शाह को बनाया, है ना? तो क्या बनाया, ये हमारे लिए प्रश्न था। तो उसको पूर्ति करने के लिए हमने एक नया क्या जोड़ा? कर्म पूर्ति। ये भी कर्म है, और ये कर्म किस रूप में उपयोग हो रहा है? इस पूरे वाक्य को पूर्ण करते हुए उपयोग किया जा रहा है। अर्थात हमारे लिए ये बनाया जो क्रिया है ये अधूरा
या अपूर्ण रूप में उपयोग होगा, इसी कारण से ये अपूर्ण सकर्मक क्रिया है। बनाया कंफर्म है कि क्या बनाया, कैसे बनाया? बनाया का मतलब ही क्या हो रहा है यहाँ पे स्पष्ट नहीं है, लेकिन गृह मंत्री उसको क्या करता है, शब्द को पूर्ति करता है। तो पूर्ति करने के लिए हम इस शब्द को, गृह मंत्री को कर्म पूर्ति शब्द मानेंगे। अब बनाया हमारे लिए क्रिया है, और क्रिया इसी कारण से पूर्ण मानी जाती है क्योंकि हमने इसको सेंटेंस लगा करके, क्या लगा करके, गृह मंत्री शब्द लगा करके जोड़ा है। वैसे ही यहाँ पर कुछ ऐसे शब्द हैं जो अपूर्ण माना जाता है। देश ने मोदी जी को प्रधानमंत्री चुना, तो यहाँ पर मोदी जी भी एक अपने में कर्म है और प्रधानमंत्री भी कर्म पूर्ति शब्द है, और चुनना एक प्रकार का क्या होता है, क्रिया होता है। यहाँ पर समझना, यहाँ पर गुरु को और ज्ञानी, गुरु कर्म है, ज्ञानी कर्म पूर्ति शब्द है। देखिए जितना आप लोग व्याकरण पढ़े हैं, और जब व्याकरण में नए कॉन्सेप्ट आपके पास आते हैं तो आप थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, उसको कॉन्सेप्ट बैठाना है फिर, क्योंकि हर बार मैंने ग्रामर में कुछ ना कुछ चीजें जोड़ते आपको बताया है। तो यहाँ मानना भी एक क्या है, क्रिया है। उसमें फिर यहाँ को लगा हुआ है, जहां पर भी को लगता है, सकर्मक को पहचानने का तरीका फिर से ये है कि क्या लगाकर देखो, को लगाकर देखो, तब भी उत्तर बनता है। अकर्मक क्रिया की विशेषता, हाँ ये दूसरी बात आ गई। अकर्मक में क्या होता है, कर्म का अभाव। क्या हो गया, कर्म का अ से अभाव हो गया, कर्म का अभाव। ऐसे जितने वाक्य मिलेंगे जिसमें आपको क्या नहीं मिलेगा, कर्म नहीं मिलेगा, को शब्द फिट नहीं होगा, या किसको कहाँ का उत्तर नहीं मिलेगा। ठीक है, किसको कहाँ का उत्तर, किसको कहाँ का आंसर नहीं मिलेगा, तो सीधा सीधा ये बोल सकते हैं कि कर्म जिसमें नहीं होता है वो अकर्मक क्रिया कहलाता है। और जब सेंटेंस बोला जाता है तो उसका प्रभाव कर्म पर ना पड़ करके सीधा किस कर्ता पर उसका प्रभाव पड़ता है। अब ये डेफिनेशन होता है सकर्मक अकर्मक की। ठीक है, सकर्मक की परिभाषा ये होती है कि सकर्मक शब्द ऐसे शब्द होते हैं या ऐसे वाक्य होते हैं जिसका सीधा प्रभाव कर्ता पर ना पड़ करके कर्म पर पड़ता है, उसकी परिभाषा है ये सकर्मक क्रिया। क्या बोला हूँ, अच्छे सुने हैं, बोलिए। सेम नहीं है, कर्म दोनों है, लेकिन वो कर्म पूर्ति अलग कॉन्सेप्ट है। वो दो कर्म है, दोनों कर्म अपने में पूरा पूरा भाग ले रहे हैं। अपूर्ण में जो सेकंड जो है कर्म है वो कर्म पूर्ति के हिसाब से भाग ले रहा है, और क्रिया जो आखिरी में शब्द आया है वो क्रिया उसके लिए मदद कर रहा है। दोनों में अंतर है। ठीक है, इसीलिए थोड़ा सा गंभीरता से देखेंगे इसको। इसमें सकर्मक की परिभाषा क्या हो गई अभी बताएंगे, सकर्मक की परिभाषा बताएंगे आप रेणुका, सकर्मक क्रिया की परिभाषा। नहीं, अभी मैंने जो बोला उसको बताइए। सकर्मक की परिभाषा ये होती है, सकर्मक क्रिया उस क्रिया को कहते हैं जिस पर क्रिया का जो प्रभाव होता है कर्म पर पड़ता है। ठीक है, जैसे खाना है तो किसको खाना है वो ढूंढा जाता है, और जिसको ढूंढा जाएगा उसी पर प्रभाव पड़ेगा, वही खिलाएगा ना। मान लो इस पानी को पीना है तो खत्म कौन होगा, इसी पर तो प्रभाव पड़ेगा ना। तो जब प्रभाव किस पर पड़ता हो, कर्म पर पड़ता हो, तो सकर्मक होगा। और कर्म है ही नहीं और आपको कुछ बात बतानी है और प्रभाव खुद व्यक्ति पर पड़ जाता है। आपको कोई मार दे तो कौन रोएगा, आपका गाल रोएगा कि आप रोएंगे, इधर पड़ जाएगा तो आप ही रोएंगे। तो किसको, ऐसा वाले काम ही नहीं, आप खुद ही क्या हैं, पीड़ित हैं और खुद ही क्रिया में भाग ले रहे हैं। जैसे हंसना हो गया, रोना हो गया, वह हंसता है। अब इसमें हंसना एक क्रिया होता है, लेकिन हंसता है तो किसको हंसता है फिट करके देखिए, को फिट होगा, कर्म होगा नहीं, को फिट नहीं हो सकता। किसको हंसता है, कहाँ हंसता है। तो ऐसे जितने शब्द मिलेंगे, क्योंकि सकर्मक और अकर्मक में वाक्य दिए जाते हैं, शब्द नहीं मिलते, वाक्य दिए जाते हैं,
वाक्य को पढ़ करके पहचानना है कि ये सकर्मक है कि अकर्मक है। ठीक। रोना हंसना क्या है? एक प्रकार का ऐसा क्रिया है जहां पर कर्म नहीं होता, अकर्म होता है, और उसका प्रभाव किस पर पड़ेगा? उसी कर्ता पर पड़ेगा जिस कर्ता या उस नाउन या प्रोनाउन की बात की जा रही है। ठीक। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो सदैव अकर्मक होते हैं। को फिट होता है क्या इसमें? देखिए, को फिट करना है, कहाँ सो छोड़िए, कहाँ वाला में फिर आप ऑब्जेक्ट ढूंढ लेंगे। को फिट, आना जाना, घूमना दौड़ना, रोना, होना रहना सोना, अवस्था है, ये सभी अकर्मक क्रियाएं होती हैं। रोना और हंसना को बहुत ज्यादा पूछा जाता है, रोना और हंसना को। ये एक सिंपल है पहचान, सकर्मक और अकर्मक की पहचान। सकर्मक और अकर्मक पहचान में क्या, किसे और किसको, कहाँ वाला नहीं होगा, कहाँ को हटा दीजिए, कहीं लिखे थे कि कहाँ वाला। क्या शब्द पूछना है आपको सेंटेंस में? क्या, किसे और किसको, इसका प्रश्न करना होता है। और अगर उसका उत्तर मिल गया तो क्या समझना है? वो सकर्मक है। उत्तर नहीं मिलेगा तो आपको क्या पकड़ना है शब्द में? वो अकर्मक है। यहां देखिए सेंटेंस, सिद्धार्थ खाना पकाता है, तो आप पूछेंगे सिद्धार्थ क्या पकाता है, तो उत्तर मिल गया ना। तो पकाना एक प्रकार का क्रिया है, लेकिन कौन सी क्रिया है? सकर्मक क्रिया है। शीला हंसती है, तो क्या हंसती है? कुछ नहीं मिलेगा ना। क्या हंसती है? हंसती है वो कैसे हंसती है, ये हो सकता था, कैसे में उत्तर नहीं। क्या हंसती है पूछिए, तो नहीं मिला आंसर, तो नहीं मिला मतलब अकर्मक। ये सामान्य रूप से ढूंढने का तरीका है। और दूसरा ढूंढने का तरीका कि कर्म है या नहीं है, ये पता करिए तो आपको पता चल जाएगा। अब ये सबसे महत्वपूर्ण सार जो है प्रश्न का, इस क्रिया का, कि हमने बहुत सारे ऐसे क्रियाओं की बात की है, कार्य की बात की है जो होते हैं उसके प्रकार। कभी कभी बहुत सारे वाक्य में आपको ऐसे ऐसे संरचनाओं को लेकर के प्रश्न पूछे गए हैं क्रिया में। क्रिया के प्रश्न आप लोगों ने देखा है, क्वेश्चन में आते हैं, आपको वाक्य मिलेंगे और वाक्य में पहचानना है कि वो किस प्रकार की क्रिया हो रही है उसमें। तो क्रिया का प्रकार अभी सकर्मक और अकर्मक क्लियर हो चुका है। अब दूसरा जो है प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणा देना मतलब किसी को मोटिवेट करना, ये बोल सकते हैं ना कि आप इस चीज को करो, आप आओ, आप जाओ। तो आपको कोई वाक्य में उस भाव को, इस प्रकार का भाव मिलता है जो एक प्रेरणादायक होता है और प्रेरणा के जैसे कार्य होने का भाव होता है, तो वो क्रिया जो होगी, वो कार्य जो होगा, वो क्या होगा? प्रेरणार्थक क्रिया होता है। परिभाषा को समझें, जब हम प्रेरणार्थक क्रिया की बात करेंगे तो प्रेरणा किसको दी जाती है? दूसरों को ही दी जाएगी, है ना। और मान के चलो दो व्यक्ति है और एक बार बार किसी व्यक्ति को क्या बोल रहा है, काम करने के लिए उसको प्रेरणा दे रहा है, बता रहा है, समझा रहा है कि आपको ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। तो वो चीजें आपको किसमें मिलेंगी? प्रेरणार्थक। हमने बहुत सारे ऐसे क्रिया देखी है, लेकिन जिस क्रिया को करने के लिए जो करता है दूसरे की प्रेरणा या सहायता लेता है। ठीक, ध्यान से समझेंगे। प्रेरणा में दो चीजें होंगी, प्रेरणा भी मिलता हो या उसके हेल्प भी लेता हो, या दूसरे शब्दों में कहें, दूसरे को प्रेरणा देता है या सहायता देता है। लेता भी है या देता भी है। तो उस समय कोई जो कार्य है जिसके लिए वो प्रेरणा दे रहा हो या सहायता ले रहा हो, वो हमारे लिए कौन सा क्रिया कहलाएगा? प्रेरणार्थक क्रिया कहलाता है। जैसे उन्होंने कारीगर से कुर्सी बनवाया। ठीक, एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल उदाहरण।
उन्होंने कारीगर से कुर्सी बनवाया। तो पद परिचय बताइए आप पहले। उन्होंने का सर्वनाम है, कारीगर संज्ञा है, कारीगर क्या है, संज्ञा है, कुर्सी संज्ञा है, बनाना क्रिया है। तो ये खुद ना बना करके किसी दूसरे को क्या कर रहा है, काम दे करके काम ले रहा है, काम दे करके सुविधा ले रहा है। तो यहां पर बनवाया जो शब्द है, ठीक, बनवाया जो शब्द है, इस शब्द को हम लोग किस क्रिया का शब्द मानेंगे, प्रेरणार्थक क्रिया। उन्होंने कुर्सी बनाया कहते तो वो प्रेरणार्थक नहीं होता, उसने क्या किया है, दूसरे से बनवाया है, कार्यकर्ता द्वारा नहीं करके किसी अन्य अर्थात कारीगर के द्वारा किया गया है, तो ऐसा भाव प्रेरणार्थक क्रिया कहलाए। समझ में आ रही बात। मैंने उनसे कुर्सी उठवाया, उठवाया है ना, मैंने उसको 3 किलोमीटर चलवाया, ऐसी प्रेरणा दिया उनको कि वो 3 किलोमीटर चला, चलवाया। आपके माध्यम से, आपके बोलने से ही वो क्या हो रहा है, कार्य हो रहा है। और ऐसा कार्य जो किसी के द्वारा या तो प्रेरणा से हो या फिर सहायता से हो, वो चीजें आपके लिए बनवाया, बुलवाया, दौड़वाया, मरवाया, पिटवाया, ये जो वाया वाया वाला शब्द है ना, वो सभी क्या होंगे, प्रेरणार्थक क्रिया के शब्द होते हैं। ठीक है, ये तो आपको फैक्ट ही बताया जा रहा है, पूरा एग्जाम्पल सहित आपको नोट्स देते जाऊंगा कुछ कुछ, तो आपको ध्यान रखना होगा। नाम धातु का जो क्वेश्चन था वो भी लगातार पूछा जा रहा था। आपको शब्द मिलेंगे, वाक्य मिलेंगे, उसको बताना है कि उस पूरे वाक्य में किस प्रकार की क्रिया हो रही है, प्रेरणार्थक क्रिया है कि नाम धातु। नाम को हम लोग बोलते हैं संज्ञा, किसी वस्तु, व्यक्ति, जाति या भाव के नाम को, नाम को संज्ञा कहते हैं। तो नाम धातु जब भी आएगा तो ये मस्तिष्क पे विचार अच्छे से रख लीजिए, नाम का मतलब संज्ञा होता है। तो ऐसे जितने भी कार्य होंगे, क्रिया होंगी, जिसमें आपको क्या मिलता हो, संज्ञा मिलते हो, जिसमें आपको संज्ञा के साथ विशेषण मिलते हो, और वो दोनों मिलकर के क्या होते हैं, नया एक कार्य करते हो, क्रिया के साथ जुड़ते हो। परिभाषा क्या है, जब संज्ञा या सर्वनाम के साथ कोई क्रिया जुड़ता हो, जब संज्ञा या सर्वनाम के साथ कोई क्रिया जुड़ता हो, तो दोनों जुड़ करके एक नई क्रिया बनाती है, और उसी को हम लोग संज्ञा के हिसाब से नाम धातु, विशेषण के हिसाब से नाम बोधक क्रिया कहते हैं। जब भी आपको सेंटेंस मिलेगा, एक संज्ञा सर्वनाम का शब्द मिलेगा, उसके साथ क्रिया का एक शब्द मिलेगा। जैसे भस्म करना, भस्म एक क्या है, संज्ञा शब्द है। विशेषण निराशा एक अवस्था है, निराश होने की, निराश होना, होना एक क्रिया है। जैसे यहां लिखा है, उसने मकान हथिया लिया, है ना, तो क्या हो गया, हथिया लिया, तो यहां पर क्या होगा, नाम बोधक क्रिया होगा। हथिया और लिया, अपने कब्जे में कर लिया, किसको, मकान को। हाँ, एक टिप जिसको बोल सकते हैं, जब नाम धातु क्रिया को हम पढ़ते रहेंगे तो नाम धातु क्रिया में और संयुक्त क्रिया में अंतर होता है। संयुक्त क्रिया किसको कहते हैं, नाम धातु क्रिया किसको कहते हैं, बार बार ध्यान रखेंगे। नाम धातु क्रिया उस क्रिया को कहते हैं जिसमें क्रिया के पहले क्या मिलता हो आपको, किस संज्ञा या विशेषण साथ में क्रिया के साथ जुड़ करके आपको उसके कार्य का होना बताया जाता हो। और संयुक्त क्रिया में क्या होता है, दो क्रियाएं जुड़ती हैं। एग्जाम में संयुक्त क्रिया और नाम धातु क्रिया में उलझन पैदा हो सकता है, इस कारण से एक चीज बस अपने दिमाग में धर लीजिए, नाम धातु में संज्ञा विशेषण प्लस क्रिया, क्रिया नाम धातु में जब भी हमको सेंटेंस मिलेगा, कोई संज्ञा शब्द मिलेगा या विशेषण शब्द मिलेगा,
प्लस उसके साथ कोई क्रिया होती रहेगी, ये हमारे लिए नाम धातु है। लेकिन कभी कभी दो क्रिया एक साथ होता हो, क्रिया और क्रिया, वह पानी पीकर सो गया, थोड़ा सा सोचिए, वह पानी पीकर सो गया। पीना और सोना दोनों क्या है, क्रिया है। तो दो क्रिया एक साथ रहे तो ऐसे क्रिया को हम लोग कौन सी क्रिया मानेंगे, संयुक्त क्रिया, जिन नाम धातु बोल रहे हो, संयुक्त क्रिया। पहली बार आप लोग पढ़ रहे हैं क्या ऐसा, इतना डीपली आप लोग नहीं पढ़े थे क्या हिंदी व्याकरण कभी, नहीं पढ़े आप लोग भी नहीं पढ़े थे क्या? हाँ तो प्रश्न तो यही यही सब तो आता है, फिर आप लोगों से उड़ जाता है दिमाग से और बोलते हो कि हिंदी हो जाएगा, बाकी पढ़ना है। जब भी पहचानने का आपको आएगा, देखिए जितने भी चीजें हो चुकी हैं पहचान पा रहे हैं सभी को, शब्दों को। संयुक्त क्रिया में संयुक्त का मतलब होता है क्रिया ही दो बार आती है। नाम धातु में नाम अर्थात क्या आएगा, संज्ञा शब्द या विशेषण शब्द आता हो। कभी कभी सेंटेंस में आता है, जैसे संयुक्त क्रिया पे आते हैं। संयुक्त क्रिया एक ऐसी क्रिया होती है जब कोई सेंटेंस आपको मिलता होगा तो दो क्रियाएं आपस में मिलती हैं। जब दो क्रियाएं, क्रिया प्लस क्रिया मिलती हो तो दोनों संयुक्त हो चुके हैं। जब दो क्रिया आपस का मेल होता है तो ऐसी क्रिया को संयुक्त क्रिया कहते हैं। इसकी खास बात यह है कि जब हम दो क्रियाओं की बात करते हैं तो दो क्रिया में एक होता है मेन वर्ब, जिसको हम लोग प्रधान क्रिया कहेंगे, और दूसरा एक्सिलरी वर्ब, जिसको हम लोग सहायक क्रिया कहते हैं, या फिर दूसरा हम लोग बोल सकते हैं सेकेंडरी वर्ब। पहली क्रिया को हम लोग प्रधान क्रिया होती है और दूसरी क्रिया उसके अर्थ को विशेषता उत्पन्न करती है, सेंटेंस में समझिएगा। ये अभी तक नहीं आया है, अभी तक एग्जाम्पल देकर पूछा है कि ये किस प्रकार की क्रिया है। दैनिक जीवन में आपके क्रिया का एग्जाम्पल देखिए, पहला लिखा हुआ है प्रिया हंसने लगी। प्रिया हंसने लगी, हंसना भी एक क्रिया है और लगी भी एक क्रिया है, दो क्रिया एक साथ हैं। ओंकार गांव आना भी क्रिया है और जाना भी क्रिया है। पास्ट है तो गया हो गया, नहीं आ रहा है आप समझ में, नहीं सही बताइए, मैं फिर से बताऊंगा, बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है। जटिल क्यों लग रहा है, यही जटिलता में फंसेंगे तभी आपका काम होने वाला है, नहीं तो आप ऊपर ऊपर पढ़ के जाते हो हिंदी को, है ना, फ का उच्चारण का, ना का उच्चारण का, वहीं तक आगे नहीं बढ़ पाते हो। यहाँ बात यह है कि हम क्रिया पढ़ रहे हैं, क्योंकि हर एक टॉपिक का कहना चाहिए एक आधे घंटे में आप किसी एक टॉपिक को समझ नहीं सकेंगे, उसके लिए आपको समय देना पड़ेगा। जो चीजें समझ में आ रही है उसको समझ नहीं आ रही तो पूछना है आपको, हम समय ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एक घंटा पढ़ने के बाद आप भूल गए, कुछ याद नहीं, तो मतलब ही क्या है एक घंटा बर्बाद करने का, उसको 1.5 घंटा में पढ़ लीजिए, लेकिन कंफर्म करके जाइए। हम जब भी किसी वाक्य की बात करते हैं तो दो काम होते हैं, दो क्रियाएं होती हैं जब, और दो क्रियाएं जब एक साथ होती है तो संयुक्त होंगी, और जब क्रिया किसी संज्ञा या सर्वनाम के साथ या विशेषण के साथ जुड़ करके बताता है तो वो क्रिया ऐसी काम या क्रिया नाम बोधक क्रिया कहलाती है। तो यहाँ पे दो शब्द लिखा है, ओंकार, फिर से लिखता हूं मैं। पद परिचय बहुत जरूरी है अब आगे आने वाले चीजों के लिए। पद परिचय मतलब कौन कौन से पद क्या क्या कहलाते हैं। ओंकार गांव आ गया, ये लिखा हुआ है, तो आपको यही पूछेगा, ओंकार गांव आ गया, सिंगल इन्वर्टेड या कॉमा रहेगा, और आपसे पूछेगा ये किस प्रकार की क्रिया है, तो आपको फिर ये लिखा रहेगा नाम धातु, प्रेरणार्थक, उसके बाद संयुक्त क्रिया या फिर अन्य कोई क्रिया जो होगी। तो आप क्या करेंगे, वाक्य को पढ़िए, पदों का परिचय, पहला काम यही होगा सवाल बनाने समय। ओंकार क्या है, संज्ञा शब्द है, संज्ञा के साथ क्या लगा हुआ है, कर्म लगा हुआ है, गांव कर्म है,
जो लक्ष्य होता है वो कर्म होता है। आना क्या है? क्रिया। ऐसा आप लोग एग्जाम हॉल में लिखें ऐसे शब्दों को। और गया या जाना भी क्या है? क्रिया है। कितने क्रिया मिल गए? जब दो क्रिया मिल गए तो दोनों क्रिया जब भी लगता है तो वो संयुक्त हो जाता है, संयुक्त क्रिया कहलाएगा। तो संयुक्त क्रिया में टिक करना है, ये चीजें कहा जा रहा है। उसने पुष्प तोड़ लिया, तो तोड़ना भी एक क्रिया है और लेना देना भी एक क्रिया है। सैनिक ने चोर को पकड़ना भी एक क्रिया है और लिया तो क्रिया ही है। दो दो क्रिया मिल गई। अब अभी बताया ना कि रेणुका खाना खाकर सो गई, तो खाना खाना भी एक क्रिया है और सोना भी एक क्रिया है। दो क्रिया हो गई। यहां पर जब दो क्रिया हो गई तो संयुक्त क्रिया हो चुकी है। अगर नाम धातु का आता तो जैसे है, रोहित ने किशन को लाठी मारा, किस प्रकार की क्रिया है? लाठी मारना। लाठी मार, लाठी एक संज्ञा शब्द है। लाठी एक काम है क्या? वो कर्म है, संज्ञा है। लाठी एक संज्ञा है और मारना क्या है? क्रिया है। तो लाठी मारना एक प्रकार का क्या है? शब्द होता है। बहुत सारे ऐसे मुहावरे होते हैं जो किसी वाक्य में प्रयोग होते हैं, है ना। बहुत ध्यान से सुनेंगे, बहुत सारे ऐसे मुहावरे होते हैं जो किसी वाक्य में प्रयोग होते हैं। तो वो जो मुहावरा वाला हिस्सा नाम बोधक नाम धातु क्रिया कहलाता है ना। लाठी पकड़ना सुने हैं? लाठी पकड़ना का मतलब बताएंगे आप? मुहावरे भी पूरा इस बार लिखूंगा बोर्ड में, कॉपी में होने चाहिए है। हाँ, तो लाठी अपने में क्या हो गया? संज्ञा शब्द हो गया और लाठी को पकड़ना एक क्रिया हो गया। ये भी समझ में, दो दो क्रियाएं होंगी। प्रेरणार्थक में क्या होगा? बुलवाया, दौड़ाया, चलवाया, आया, जो शब्द आ रहा है ना वो क्या होगा? प्रेरणार्थक क्रिया होती है। सकर्मक में कर्म रहेगा, अकर्मक में कर्म नहीं रहेगा। कुछ और संयुक्त क्रिया के एग्जाम्पल बस पढ़ते जाइए, इसी प्रकार को ध्यान ना दे करके, क्योंकि फिर से कंफ्यूज हो जाएंगे। पानी क्या हो गया? पानी गिरना और लगना। वह पढ़ना और लगना। जा और चुका। आ चुका है। चुका है, चुकी है काम है ना, जिससे डिसाइड होता है किसका? काल का। कमला सो ना पाई, सोना और पाया। वह जा नहीं पाई या जा नहीं पाया, जाना और पाना। ये देखिए आवश्यकता बोधक, इसमें फंसेंगे। पढ़ना और चाहिए, पढ़ना और चाहिए, जाना और पढ़ना, तुरंत जाना पड़ा। तो क्रिया को पहचान ही नहीं पाएंगे तो आपका काम भी नहीं बन पाएगा। हेल्पिंग वर्ब या एक्सिलरी वर्ब जिसको कहते हैं, या सहायक क्रिया, जिन वाक्य में मुख्य क्रिया को स्पष्ट करने के लिए सहायक क्रिया की परिभाषा, क्योंकि आपको परिभाषा भी लिखनी है। हाँ, बताना है पहले सहायक क्रिया किसको कहते हैं, ताकि ब्लैंक में आप समझ पाए किसी कंटेंट को, तो क्लियर हो सकता है। क्या चाहिए? सहायक क्रिया किस जाना है क्या आपको? है? सहायक क्रिया किसको कहते हैं? तो सहायक क्रिया ऐसे कहते हैं, सहायक क्रिया ही किसी शब्द को या किसी वाक्य को पूरा करता है। बिना सहायक क्रिया के कोई भी वाक्य पूरा नहीं कर होता है। एक वाक्य है जो अधूरा है, ठीक है, वह स्कूल जा, क्रिया है जाना, स्कूल है कर्म, और यह है कर्ता। ठीक, वही कर्ता क्या करेगा? स्कूल को जाएगा। लेकिन यहां पर किसी क्रिया को
पूर्ण करने के लिए, अर्थात जो बचे हुए हिस्से में जो लगेगा वही हमारे लिए सहायक क्रिया होगी, तब जाकर के वो पूरा वाक्य पूर्ण होगा। तो यहाँ पर वह स्कूल जा रहा है। ठीक, तो जो है शब्द है, रहा था, रही थी, ये आप लोगों ने देखा होगा टेंस में, है ना। जिन शब्दों के अंत में, वही आपको काल का निर्धारण भी करता है, जिन शब्दों के अंत में था है, थी है, थे हैं लगता है, तो वो भूतकाल होता है, तो वही सहायक क्रिया ही डिसाइड होता है काल का। तो इसमें क्या है, जिन वाक्यों के मुख्य क्रिया के अर्थ को अच्छे से स्पष्ट करता हो और कंप्लीट भी करता हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हेल्पिंग वर्ब या सहायक क्रिया या एक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं। आपको ऐसा नहीं है कि सेंटेंस में आपको एक ही सहायक क्रिया मिले, कभी कभी क्या हो सकता है, एक से ज्यादा भी सहायक क्रियाएं मिल सकती हैं। तो आपको किसी सेंटेंस में सहायक क्रिया पहचानना होगा, तो कैसे पहचानेंगे। यहाँ पे लिखा है मैंने कहा था, तुम छुपे हुए थे। इस वाक्य में कहना और छुपना तो क्या हो गया, क्रिया हो गया, है ना। मैंने कहा, यहाँ पर ये जो था है और हुए थे हैं, यही ऐसी सहायक क्रियाएं हैं जो मेन क्रिया की बात को या उसके मीनिंग को एकदम कंफर्म कर रहा है, स्पष्ट कर रहा है। ये देखिए, एक्सिलरी वर्ब मतलब होता है सहायक क्रिया, उसके बाद होगा वर्ब के बारे में ही उसकी सेंटेंस को स्पष्ट और पूरा करने के लिए सहायक क्रिया का प्रयोग किया जाता है। जैसे था, थी, थे, है, हैं। ये पता है ना आपको, दोनों सेम नहीं है, आप ही बताओगे। सामने में फायदा है, मतलब पहली बार पढ़ रहे हैं तो जिसको फर्स्ट टाइम पढ़ाई करने में इच्छा होती है, उनको जिज्ञासा होनी चाहिए कि क्या होता है, इसमें और इसमें अंतर बताना है। आप लोगों को पता है ना, तो फिर क्या मतलब, पता नहीं है उसको पूछने से, नहीं पता सही में। राकेश आता है, कौन सा वाक्य सही है, क्यों। बिंदी लगना चाहिए, वही तो पूछ रहा हूँ कि ये जो होता है बहुवचन की निशानी होती है, तो सहायक क्रिया में यही सब चीजें क्या है, ये सहायक क्रिया है, ये भी सहायक क्रिया है। जैसे होगा, होगी, होंगे, ये भी सहायक क्रिया है। सहायक क्रिया किसको दर्शाता है, किसी पूरे मुख्य वाक्य को स्पष्ट करता है, उसके अर्थ को कंफर्म करता है, साथ ही साथ वो काल का भी निर्धारण कर सकता है। चलिए, जो मैं आप लोगों को कुछ चीजें बता रहा था जो पूर्वकालिक क्रिया का एग्जाम्पल है, जैसे यहां देखिए, पानी पीकर सो गया बोल रहा था ना। हाँ। तो यहाँ पर दो क्रिया थी, लेकिन जब हम पूर्वकालिक क्रिया की बात करेंगे तो जैसे जैसे आप उस क्रिया के अर्थ के हिसाब से बातों को समझेंगे, तो जब भी आपको एक वाक्य मिला, दो क्रिया यहाँ भी मिलेंगी। ठीक है, जब दो क्रिया मिलती है और दो क्रिया में एक क्रिया क्या होगा, पूरा होता है और दूसरी क्रिया शुरू होती है, दो क्रियाएं मिलेंगी, तो आपको पूर्वकालिक क्रिया को कैसे कैसे पहचानना है। जब आपको एक काम मिलता है, उस काम की समाप्ति का बोध होता है, उसे हम पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। इसमें पहचानने का तरीका है, वो खा करके पी करके सो गया ऐसा बोल रहा था ना मैं, तो कर शब्द आएगा, करके शब्द आएगा। इसका प्रयोग जब भी पूरे वाक्य में मिल गया या ऐसा भाव मिल गया कि पहला कार्य हो गया और दूसरा कार्य शुरू हुआ, संयुक्त क्रिया में क्या होता है, दो क्रिया साथ रहेंगी, नाम धातु में संज्ञा और क्रिया साथ रहेंगी। पूर्वकालिक क्रिया में दो क्रिया रहेंगी, लेकिन पहला क्रिया कंप्लीट हो चुका होगा तब दूसरा क्रिया शुरू होगा,
ऐसी बातें रहेंगी। मैंने उसे जानबूझकर नहीं मारा, वह चमत्कार देखकर यह चमत्कार देखकर मैं दंग रह गया। काम पूरा हो चुका है, दंग रहना एक काम क्या हो गया, पूरा हो चुका है। सूर्य उदय होना एक क्या है, काम। सूर्य उदय होना एक क्या है, पूर्वकालिक प्रथम कार्य की समाप्ति। जब सूर्य उदय हुआ, ये काम पूरा हुआ, तभी वो घर गया। चमत्कार देखा, देखना, चमत्कार देखना एक क्या है, कंप्लीट वर्क है, कंप्लीट वर्ब है। मैंने जानबूझकर उसे नहीं मारा, मारना उसके लिए पूर्वकालिक क्रिया है। कभी कभी दो दो शब्द एक साथ आते हैं, तब भी पूर्वकालिक क्रिया होती है। जैसे इसको लिख लीजिए, मैं खाना खाकर सो गया। तो इसमें आपको एक शब्द पहचानना है, दो क्रियाएं हैं, सोना और खाना, है ना। तो कौन सा क्रिया कंप्लीट हो चुका है? आप लोग खाना खाकर ही सोते होंगे कि सोते सोते खाते हैं? तो एक क्रिया पूरी होती होगी ना, ये कंप्लीट करते होंगे, खाते होंगे। तो सो के उठ के खाते हो? नहीं, खाना खाकर सो गया, तो पूर्वकालिक क्रिया है खाना खाना, तभी वो कंप्लीट होगा, तब आप दूसरा क्रिया करेंगे, है ना। पढ़ते पढ़ते पानी पी रहे हो तो क्या हो गया, ये एक साथ करने वाली क्रिया होगी। अभी कर रहे थे ना, तो एक साथ चल रही थी। पानी पीकर पढ़ने बैठे, तो पानी पीना क्या हो गया, पूर्वकालिक क्रिया। उसके बाद पढ़ाई करने बैठ रहे हो, बाद की क्रिया। दूसरा एक और आता है, जब किसी एक क्रिया दो बार अपने शब्दों में उपयोग होती है। जैसे उसने रो रो कर अपनी बात बताई, दोनों क्रिया एक साथ हो रही है, और वो शब्द आया है रो रो कर, खोज खोज कर हार गया, और दौड़ दौड़ कर थक गया, है ना। वह दौड़ दौड़ कर थक गया। तो जब दो क्रिया रिपीटेशन के हिसाब से, पुनरावृत्ति के हिसाब से उपयोग किया जाता है, तो हम लोग उसको पुनरावृत्ति में पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, दो तरीके से इसको लिखा जाता है। नौकर काम करके चला गया, उसका काम कंप्लीट हुआ, उसके बाद काम करना एक क्रिया हुआ, और जाना भी एक, चला गया मतलब जाना भी एक क्रिया होगी। तो काम करना अपने में क्या हो गया, पूर्वकालिक क्रिया हो गई। ये मुख्य क्रिया है, मेन वर्ब जो हम लोग देख रहे हैं। जो भी वाक्य में एक ऐसा शब्द आता है जो मेन वर्ब को दिखाता है, एक सेंटेंस रहेगा, वाक्य का वह क्रिया जो मुख्य क्रिया का अर्थ प्रदान करता है। यहाँ पे एग्जांपल देखिए, श्यामा चाय लाई। श्यामा अपने में क्या है, करता है, चाय कर्म है, लाना एक क्रिया है, एक ही क्रिया है, यही मेन वर्ब हो गया। ठीक। राम ने दुकान खोला, दुकान खोलना में ये शब्द अपने में मुख्य वर्ब है। तो मुख्य वर्ब क्या होता है, सहायक क्रिया क्या होता है, ये आप लोगों ने स्पष्ट रूप से पीडीएफ जब भेजा जाएगा तो भी ध्यान से समझना है। अपूर्ण क्रिया, जब क्रिया पूरी ना होती हो, है ना, वो अपूर्ण सकर्मक क्रिया थी, अपूर्ण सकर्मक। अब हम लोग किसके आधार पर, अर्थ के आधार पर सकर्मक और अकर्मक। कई बार वाक्य में क्रिया के होते हुए भी अर्थ स्पष्ट नहीं होता। जैसे एक लिखा हुआ है, अधूरा होगा, राजेंद्र प्रसाद थे। नहीं, उसका अर्थ के आधार पर अपूर्ण, अपूर्ण। राजेंद्र प्रसाद थे में 6 प्रकार के हो चुके हैं, किसके आधार पर, संरचना के आधार पर। अब ये कौन सा आधार है, अर्थ के आधार पर। राजेंद्र प्रसाद थे, तो क्या थे, बातें स्पष्ट हो रही क्या, नहीं। मैं हूं, तो क्या है, मैं हूं क्या, राष्ट्रपति या बुद्धिमान। तो राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति थे जोड़ सकते हो, मैं बुद्धिमान हूं आप लोग जोड़ सकते हो। तो जब किसी क्रिया में
हम कोई ऐसा शब्द जोड़ दे कि उसमें स्पष्टता आ जाए तो हम उसको क्या बोलेंगे, पूर्ण शब्द। और जब तक वो नहीं लगा हुआ है और आप कोई बात कर रहे हो और वो हमको क्या लगे, अपूर्ण लगे, तो अपूर्ण वर्ड लिख रहे हैं क्या आप? तो ये है क्रिया वर्ग। ठीक, इतने सारे थे क्रिया। हिंदी कुछ दिनों में जल्दी जल्दी कंप्लीट हो सकता है। आप लोग अगर फर्स्ट टाइम चीजों को समझ रहे हैं तो पूरा क्लास अटेंड करिए। आपका ग्रामर का वो 30 अंक आपके हिसाब से, या पहले के हिसाब से बोले 30 अंक का बहुत ग्रामर पोर्शन में तो अच्छा स्कोर हो सकता है आप लोगों का। और जो पेडागॉजिकल जो आते हैं उसको तो आपको बनाते ही हैं आप लोग, है ना। तो कभी कभी ग्रामर इतने कठिन आ रहे हैं, पहले जो ग्रामर पढ़ते थे वो नहीं आते हैं अब, खासकर ये वाले एग्जाम में आपके शिक्षक भर्ती और टीटी में। तो ऐसे ही ऐसी संरचना, अब पिछले सीजी टेट या शिक्षक भर्ती का या व्यापम के प्रश्नों को अब तुलना करना और देखना, ढूंढना, यही सब प्रश्न घूमते नजर आएंगे आपको। कितना नंबर है आपका हिंदी में सीजी टेट में, नहीं पता? तो किसको पता होना चाहिए? अपने परिणामों की आपकी क्या समीक्षा करनी चाहिए ना, कितने कितने नंबर आ रहा है, कितने में हम लोग निगेटिव मार्किंग में सीजी टेट में आप 75 से 80 नंबर लेके आ रहे हो, सी टेट में 80-85 नंबर लेके आ रहे हो, तो आपका सिलेक्शन उसी रेंज के हिसाब से कभी नहीं होने वाला। ठीक है, अब हमेशा का सीजी टेट का रेंज 100 प्लस है, उससे अच्छी स्थिति में है आप, तो आप उस कंपटीशन में भी हैं जो मेन लोगों के साथ आप बैठोगे। आप 75 नंबर में क्वालिफाई हो रहे हो, लेकिन आपका रैंक कितना हो सकता है देखो कभी, क्वालिफाई है 3 से 5 हजार से 8 हजार हो सकता है ना, जितने लोग क्वालिफाई हैं। तो अंतिम है वो 75 से 82 नंबर, वो अंतिम क्वालिफाई मार्क्स है, उसमें आप बैठे हो। तो अगर उसमें पोस्ट रहता 15-20 पोस्ट, 50 पोस्ट, तो आप 3 हजार के अंदर हो तो सिलेक्शन होगा क्या? तो उसी को समीक्षा करना है कि आपके किस विषय में कमजोर है, कहाँ पे आपको ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता है, वही काम तो करना है। आप लोग सभी लोग अपने अपने नंबर बताएं किसमें कमी है, आप खुद समीक्षा करिए, तब जा करके उसमें आप मेहनत करोगे तो काम बनेगा। सीजी टेट निकल गया है इसका मतलब सिलेक्शन होगा, ये वो तो क्वालिफाई हो चुके हो, बस परीक्षा में बैठ सकते हो, है ना। उसमें लिखा रहता है टीटी के रिजल्ट में, ये एक प्रकार का केवल अंक का विवरण है। इसका ये मतलब नहीं कि आप चयन हो चुके हो, अंक सूची में लिखा रहेगा आपकी पात्रता परीक्षा में। तो देखना, बताना किस किस विषय में कमी है आपकी, उसके बाद उसको हम देखेंगे। और नोट्स बुक्स वगैरह लेना। आज के लिए इतना ही, क्योंकि आज मैं बहुत थक चुका हूँ। तो विषय वाले में आप हट। चलिए कल जुड़ते हैं, हिंदी में और साइंस भी कल पढ़ेंगे, आज मैं आप लोगों को छोड़ रहा हूँ।